और ये सारे प्रकरण की दोष मेरे ऊपर भी आ रहा था कि इन्होंने किया, जबकि मैं उसके लिए कहीं से भी दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो एक तरह से मेरे ऊपर थोपा गया था। मतलब असमंजस की स्थिति में और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके मैं रह नहीं सकती थी। जल्दी मैं अपने आप को इस सारी चीज़ों से अलग करूँ, मेरे लिए भी बेहतर रहेगा, आंदोलन के लिए नमस्कार, भी मैं बेहतर। तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी। पिछले 6 अप्रैल को एक पार्टी का गठन हुआ था, खतियानी झारखंडी पार्टी, जिसमें कि गीताश्री उरांव जी भी शामिल थी। लेकिन 10 अप्रैल को ठीक 4 दिन बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया पार्टी से। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि महज 4 दिन के अंदर ही उन्हें पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैडम, 4 दिन का केवल अंतर रहा पार्टी बनने में और आपके इस्तीफा देने में, तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? देखिए, इस्तीफ़ा तो देना नहीं कहा जाएगा इसको, मैंने अलग किया अपने आप को, क्योंकि ना मुझे पहले सूचना दी गई कि मीटिंग का स्वरूप क्या होने वाला है, और फिर मुझे बतौर महासचिव पद पे वो लोग नामित करना चाह रहे हैं, इसकी भी मेरे से सहमति नहीं ली गई थी। वो अचानक मीटिंग जो है पार्टी स्थापना समारोह में तब्दील हो गई, और फिर इस तरह से जो मेरा नाम की घोषणा की गई, मैंने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया जाहिर भी की थी कि ये गलत है। मगर अमित महतो जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और मैंने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहा, और मैंने सवाल किया उनसे कि आपने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग सब साथ में चल रहे हैं आंदोलन में, हम एक दो लोग नहीं हैं, कई लोग नौजवान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, और इस तरह के फ़ैसले लेना गलत है। तो उनका यही था कि दीदी हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है ये सब हुआ। तो मगर बंद कमरे में मैंने अपनी नाराज़गी पूरी जाहिर की कि तरीका बिल्कुल गलत है, मेरे से बिना ये तरीका होता ही नहीं है कि आप किसी को भी उसकी बिना सूचना दिए या सहमति लिए आप किसी का भी नाम आप पद पे आप ले सकें। मैंने कहा कि मैंने तो कांग्रेस पार्टी में भी अपने शर्तों पे ही वहाँ पर काम किया, और मेरे विचारों को, मेरे बातों को वहाँ पर पूरा सम्मान शीर्ष नेतृत्व ने भी दिया है, मेरी बातों को समझते हुए। तो यहाँ पर शुरू से ही जो अंधेरे में रखा गया, और बार बार ये बोला जाने लगा कि क्या कारण था इस तरह से करने का, मगर कोई स्पष्टीकरण सही तौर से नहीं आ रहा था। तो मुझे यही लगा कि इस तरह के माहौल में मेरे लिए चल पाना मुश्किल है, और इस्तीफ़ा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आपको पार्टी कोई देख लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी देख लीजिए, राजनीतिक पार्टी, उसमें जब अगर किसी को नामित किया जाता है तो एक ऑफिशियल लेटर भी निकलता है, वो नहीं निकला है अभी तक। तो मेरा यहाँ पर अनऑफिशियली है इस तरह से जोड़ना, और तो वहाँ पर इस्तीफ़ा देने की भी बात नहीं, मैंने सिर्फ अपने आप को अलग कर दिया है, क्योंकि सारा चीज़ जो ये बिल्डिंग बहुत गलत तरीके से हुआ। तो मैंने सोचा कि इसी संशय की परिस्थिति में मैं काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने सिद्धांतों से, अपने इन सब बातों से कभी भी समझौता नहीं किया, कांग्रेस पार्टी में भी रहते हुए भी। और तो मेरे लिए ये इस माहौल में चल पाना मुश्किल मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। और दूसरा कि जब मैंने माटी के लिए पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ी रही हमेशा, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे पैदाइश से पहले ही इस पार्टी से जुड़ चुके थे, और बिहार राज्य में ही जो अलग क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी बनाने का, जो नींव डालने का, जिसको आज हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में देखते हैं, उसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। और हजारों कार्यकर्ताओं के सामने में इंदिरा गांधी जी ने आके रांची में उनको ये पद दिया था। तो भावनात्मक लगाव एक रहा, मेरी माताजी उनके जाने के बाद भी रही, और हम लोग सभी का जो है सिर्फ जनहित में हम लोगों ने राजनीति की है, मेरे माता पिता ने भी, और मेरा भी वही उसूल रहा है, हमेशा सिद्धांत की राजनीति की है, लोगों के लिए राजनीति की है, स्वार्थ निहित के लिए की पूर्ति के लिए कभी नहीं किया है। तो और जब इस तरह का माहौल बने, तो अविश्वास का माहौल शुरू से ही बन जाए, तो वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा देर किए बिना क्योंकि मुझे और दुख होगा इस बातों को लेके, और क्योंकि ये बातें भी कही गई कि नहीं, सबको सूचना दी गई थी, किसी कारण से नहीं आए, मगर जिस तरह की प्रतिक्रिया भी लोगों की आने लगी, अलग अलग नाराज़गी भी थी, और लोगों को हैरानी भी हो रही थी कि मेरे जैसा व्यक्ति इस तरह से कैसे कर सकता है। तो मुझे ये स्पष्टीकरण देते रहना पड़ रहा था कि नहीं,
मेरी सहमति इसमें कहीं भी नहीं थी, ना पार्टी गठन में, ना इसका पद लेने में। ये तो ज़बरदस्ती थोपने वाली बात हो गई थी। तो फिर उसको ज़्यादा लंबा खींचने से अच्छा मैंने सोचा कि जितनी जल्दी मैं इससे अलग हो जाऊं उतना बेहतर होगा उनके लिए भी। वो भी अपना जो जिस भी रणनीति के तहत उन्होंने ये पार्टी बनाई वो अपने हिसाब से चले, मैं अपने हिसाब से जो आंदोलन के बाकी साथियों के साथ, चाहे वो वरिष्ठ हो या नौजवान हो, उनके साथ मैं रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मेरा कारण जो है इस पार्टी से अलग होने का यही है। जैसा कि जब अमित महतो जी ने जेएमएम से इस्तीफ़ा दिया था तो उस समय उनका कहना था, हम लोगों ने उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि वह अब आजीवन आंदोलनकारी बन के रहना चाहते हैं, कोई पार्टी का गठन वो नहीं करेंगे। उनसे हालांकि ये सवाल भी किया गया कि क्या आप किसी अन्य पार्टी में जुड़ेंगे या फिर कोई नई पार्टी बनाएंगे, तो उनका साफ स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि वह और उनकी पत्नी जो है वो आजीवन आंदोलनकारी बन के रहना चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुरंत से एक पार्टी बन गई, लगभग 2 महीने भी नहीं हुए और तुरंत अलग से एक पार्टी बन गई? हाँ, देखिए विचारों में, उनके कथनी और करनी में जो अंतर, आप खुद इस बात की साक्षी हैं। तो ये सब बातें हैं। अब उनसे, मेरे ख्याल से उनसे ही सवाल किया जाए कि आखिर उन्होंने इस तरह से क्यों किया। और मेरे तो अपने कारण हैं इससे अलग होने की, क्योंकि अविश्वास की जो भावना में मैं आगे नहीं रह सकती, उस सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती हूँ। मेरी राजनीति इस तरह की नहीं चलती है, ना ही मेरा जीवन इस तरह से चलता है। मतलब मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता है। ये सब लोगों ने देखा है हमेशा। जब मैं विधायक थी तो मैंने जो भाषा के लिए विरोध किया था, और जब मैं मंत्री बनी, जब मुझे उस समय ये कहा जाता था कि आप एक ऐसे पोस्ट में हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमने किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए? झारखंड की जब बात आती है तो वहाँ के झारखंडियों की अधिकार सबसे पहले होते हैं। तो मैं किसी भी पोस्ट पे रहूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी है नियुक्ति करवाना। तो अगर गैर झारखंडी भाषाओं को सम्मिलित, तो मैंने वहाँ पर नियुक्ति वहाँ पर रोकी हुई थी, उसकी प्रक्रिया रोकी हुई थी। और बहुत मैंने प्रेशर उस समय भी झेला था, बहुत झेला था। मगर मेरे लिए मेरे झारखंडी जो लोग हैं वो सबसे पहले हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है और कहना भी था कि जो 30-35 साल की नौकरी नहीं है, ये आपका अधिकार है, या आपकी जायदाद है, जिसमें कोई दूसरा बाहरी आके इसमें अपना झंडा गाड़े, ये मेरे ख्याल से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगी। तो ये मेरी भावनाओं से लोग उसी समय अवगत थे। आज से नहीं, ये 2014 से मेरा ये जो है सोच विचार रहा है, और लोग स्पष्ट रूप से इस बात को जानते हैं कि मेरी भावना सीधा झारखंडी उसके हित अधिकार की ही बात सोचते हैं। जैसा कि जब पार्टी बना तो बातें हुई होगी, तो उसमें ऐसी क्या बात हुई कि पार्टी किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी, क्या मानसिकता है पार्टी? नहीं, देखिए मैंने तो वही कहा ना कि मुझे हमेशा शुरू से अंधेरे में रखा गया। हाँ, ये ज़रूर बात ही होती थी कि हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, मगर वो बैठकें तो हुई नहीं। सीधा आपने बैठक की सूचना दे दी और कहा कि 24 जिले से आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। यहाँ तो कोई विचार विमर्श हुआ ही नहीं ना। और जब मैं वहाँ पर थी, 1.5 घंटा से बैठी हुई थी झारखंड गेस्ट हाउस में, उस समय भी आके उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम आपको इस पद पे कि आपकी सहमति है कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो और अचानक जो इस तरह से भरी सभा में मेरा जो इस तरह से घोषणा कर देना, पार्टी का भी जो मैंने देखा बैनर जब टका कि पार्टी स्थापना समारोह है, मेरी प्रतिक्रिया उसी समय से शुरू हो गई थी। मैंने उनसे ही पूछना शुरू किया, मगर वो बच रहे थे इससे लगातार बोलने से। तो ये सारा कुछ जो है, मैं सीन क्रिएट बस नहीं करना चाहती थी। लोग अगर देखेंगे तो मैंने शपथ भी नहीं लिया, बाकी लोगों ने शपथ लिया, मैंने शपथ भी नहीं लिया, क्योंकि ये मुझे नागवार गुजर रहा था कि ये इस तरह से बाकी लोगों को काट के इस तरह से सारा कुछ किया जा रहा है। मगर उन्होंने कहा था कि नहीं, बाकी लोग भी जुड़ेंगे, हम आपको कारण बताएंगे, मगर वो कभी कारण बताए नहीं। बाकी लोगों की बात करें तो सूर्य सिंह बेसरा जी भी इस पूरे लड़ाई में हमेशा से साथ रहे हैं, लेकिन उनका भी नाम इस पार्टी में नहीं है। तो उनसे क्या बातचीत हुई, आखिर ऐसी क्या वजह? नहीं, देखिए वही तो मतलब सबको काट के चलना, वरिष्ठ लोगों को। अब सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ मेरी माँ भी जो जुड़ी थी, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होती और सहायक होती उसको एक खाका बनाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और जब ये हुआ, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कांग्रेस पार्टी में भी मैंने अपने शर्तों पे काम किया वहाँ पर।
और शीर्ष नेतृत्व ने मेरी इन सब भावनाओं को जो है सम्मान दिया पूरा। मैडम, मेरा सबसे अंतिम सवाल है कि जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं झारखंड में कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन और खतियान आंदोलन जो है वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा है। कुछ समय पहले तक जगह जगह पर लोग निकल रहे थे, लेकिन अभी कुछ समय से ठंडा पड़ते आ रहा है और साथ ही अब पंचायत चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। लोग भी अब कम आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आखिर पार्टी, अब जब आप पार्टी से बाहर हो गई है तो अब किस प्रकार से लोगों को जागरूक करेगी फिर से इसे ठीक से करने के लिए? नहीं, ये असमंजस की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आखिर ये अचानक कैसे हो गया और इसमें जो हम लोग जो वरिष्ठ लोगों को कैसे बाहर छोड़ दिया गया। ये असमंजस की टूटा नहीं है, असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। ये हो जाता है कहीं ना कहीं, इस तरह की परिस्थिति उठी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और फिर से वो हम लोग बैक टू स्क्वायर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा जी ने मुझे, जो उनको बहुत चोट पहुंची इस सब बातों से, तो उन्होंने प्रतिक्रिया भी अपनी जाहिर की थी और फिर मेरी बातचीत उनसे हुई, बताया मैंने। और भी वरिष्ठ लोग जो हैं उनको भी ऐसा लगा कि ऐसा क्यों कर दिया इन लोगों ने, और ये सारे प्रकरण की दोष मेरे ऊपर भी आ रहा था कि इन्होंने किया, जबकि मैं उसके लिए कहीं से भी दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो एक तरह से मेरे ऊपर थोपा गया सारा कुछ। तो ये बात को मैं स्पष्ट करती गई और बहुत सारे लोग इसलिए भी थे कि उन्होंने कहा कि इतनी परिपक्व रही हैं, सब कुछ बड़ा सोच समझ के बोलती हैं, करती हैं, तो उनकी तरफ से ऐसे कैसे हुआ, ये भावनाएं भी थी लोगों में। तो फिर मैंने सोचा कि जो ये असमंजस की परिस्थिति बाकी लोगों में भी बनी है, जो आंदोलन जिसको हम लोग लेके सबके साथ चलना चाह रहे थे, वो कहीं ऑफ द ट्रैक हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा अब देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति से, ये जो सारा कुछ प्रकरण से तो मैं असहमत हूँ ही शुरू से, और एक मतलब अविश्वास की और मतलब असमंजस की स्थिति में और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके मैं रह नहीं सकती थी। तो मुझे लगा कि जितनी जल्दी मैं अपने आप को इस सारी चीज़ों से अलग करूं, मेरे लिए भी बेहतर रहेगा, आंदोलन के लिए भी बेहतर रहेगा। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की वही है जो पहले थी। अब बाकी सारे जितने हमारे जो साथी, जो नौजवान साथी, वो भी बड़े परेशान थे कि दीदी ने ऐसा कैसे कर दिया। उनसे भी मेरा संवाद है, उनसे भी मेरी बातें हो रही हैं, तो सब आश्वस्त हैं, क्योंकि सब लोग मेरे बारे में इतने दिनों में जान ही गए थे कि ये इनका सोच विचार कथनी करनी में अंतर नहीं होता है, ये करती हैं तो मन से करती हैं जो भी करती हैं। तो बीच का बस ये थोड़ा सा 6 दिन का था 4 दिन का था, वो फिर अब छट गया है। हम लोग फिर से इसको आगे लेके जाएंगे और आगे जो भी होगा वो सबकी सहमति से होगा। किसी एक व्यक्ति के निर्णय को ना थोपा जाएगा, ना उसके हिसाब से आंदोलन चलेगा। तो बस ये है, हम लोग सब साथ में हैं और आगे जिस तरह से चल रहा था वैसे ही होगा। हाँ, ये असमंजस की जो परिस्थिति थी, फ़ोन के माध्यम से भी और लोगों के बीच में भी जाके इसको हम लोग दूर कर रहे हैं, करेंगे। और फिर से, क्योंकि देखिए पहले तो लोगों को सिर्फ महसूस होता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मगर जो ये आंदोलन जो खड़ा हुआ तो स्पष्ट हो गया लोगों को कि हमारे कौन कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है। ये जानकारी को जब लोग मिले तो झारखंडी जनमानस वैसे भी इस आंदोलन से अपने आप को सीधी तरह से कनेक्ट कर ही रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है, बाकी वैसे ही चलेगा, हम लोग आगे चलेंगे और साथ में हैं, साथ में रहेंगे और जो भी फैसला होगा सर्वसम्मति से होगा। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी से बात की, जिनका कहना है कि आगे भी यह आंदोलनकारी ही बन करके सबके साथ काम करेगी। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे मातृभूमि न्यूज़। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। 6 अप्रैल को एक पार्टी बनी, खतियानी झारखंडी पार्टी, जिसके अध्यक्ष सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी और महासचिव के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी को चुना गया। लेकिन उसके महज 4 दिन के बाद ही जो है वो पार्टी में महासचिव के तौर पे जो चुनी गई थी गीताश्री उरांव जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आइए हम बात करते हैं पार्टी के अध्यक्ष अमित कुमार महतो जी से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि केवल 4 दिन के बाद ही पार्टी जो है टूट गई। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम हमारे झारखंडी को हम खतियानी जोहार कहते हैं, नमस्कार करते हैं। सर, ऐसा क्या हुआ था कि बस 4 दिन के बाद ही पार्टी से महासचिव ने इस्तीफा दे दिया? अब ये तो मैम उनका पर्सनल रीज़न है, जो कुछ भी है, लेकिन
हमारा तो ये मानना है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, और चूँकि हमारा एकमात्र मकसद है जो कि हम समझते हैं कि तमाम जो भी आंदोलनकारी हैं सबों का बस यही मकसद है कि हमारे कैसे खतियानदारियों के साथ न्याय हो, कैसे उनको सम्मान मिले, कैसे इज्जत मिले, कैसे आने वाले दिनों में एक खतियानदारी जो भी हैं, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो, सबों के हाथों को रोज़गार मिले। ये हमारा मकसद है और हम चाहेंगे कि गीता मैम भी जहाँ रहें या फिर तमाम लोग हमारे इस आंदोलन को चरम तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारा ये आंदोलन का जो मंसूबा है, जो मकसद है, वो कामयाब हो सके। अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे आपके जेएमएम को छोड़े हुए और अचानक से एक नई पार्टी बनती है, तो उसका रीज़न क्या है? क्या किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने नई पार्टी बनाई? चूँकि किसी भी चीज़ों को प्रखरता के साथ रखने के लिए जगहों पर एक पार्टी की आवश्यकता पड़ती है मैडम। तो इसलिए हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया है, और आप देखेंगे कि हमारी जो पार्टी का नाम भी है ना, वो खतियान बेस है, खतियानी पार्टी। हमारा भी ये मानना है, लोगों का भी यही मानना है कि जो भी हमारे खतियानधारी हैं वही हमारे झारखंडी हैं। इसलिए हम सबों ने हमने कहने का ये मतलब है कि तमाम खतियानधारियों ने इसे काफ़ी सोच समझकर इस नाम को रखा है, खतियानी झारखंडी पार्टी। और आने वाले दिनों में दिखेगा मैम कैसे हम लोग बेहतर तरीके से अपनी बातों को जगहों पर रख सकते हैं। आंदोलन के तरीके जो हैं उसको हम लोग बेहतर तरीके से एक रणनीति के तहत हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। और जो भी हमारे निर्णय हैं खतियानी के पक्ष में हो, हमेशा उनके हित में हो, और सारे लोग इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं मैम। जिस समय आपने जेएमएम से इस्तीफ़ा दिया था उस समय कई सारे ऐसे सवाल उठे कि कहीं आप किसी दूसरे पार्टी में ना शामिल हो रहे हो या फिर कहीं आपका कोई राजनीति मुद्दा ना हो, लेकिन देखा गया कि आपने तुरंत ही एक दूसरी पार्टी बनाई। तो क्या लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि आपने माटी से पहले पार्टी को चुना है? ऐसी बात नहीं है, माटी से पहले पार्टी, ऐसी बात नहीं है। माटी तो सर्वोपरि है, और माटी की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें पार्टी की आवश्यकता पड़ी है। आप देख भी रहे होंगे कि किसी भी चीज़ को बेहतर जगहों में रखने के लिए या फिर अपना खुद का जो होता है पार्टी, जो इसको बेहतर तरीके से कर सकता है, रख सकता है, इसीलिए। और ऐसी बात नहीं है कि माटी के बजाय पार्टी। आप इन सारी चीज़ों को हम कहना चाहेंगे तमाम लोगों को कि भाई माटी प्राथमिक है, प्राथमिकता के साथ हम लोग इसको देखते हैं, और माटी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हम लोग तो इस लड़ाई को रख रहे हैं। माध्यम भले ही लोगों का अलग है, कोई डायरेक्टली आंदोलन में कूद रहे हैं, कुछ लोग हैं कि पार्टी के बदौलत आ रहे हैं आगे। पर हमारा ये मानना है मैम कि जैसे हम लोग बेहतर जो लड़ाई को लड़ सकते हैं वो पार्टी के माध्यम से लड़ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आंदोलनकारी जो केवल आंदोलन कर रहे हैं और जो लोग पार्टी में मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के वजह से लड़ाई जो है वो धीमी हो जाएगी? कोई धीमी नहीं होगी, बल्कि और मजबूती मिलेगी। अगर ऐसी बात नहीं होती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय नहीं होता है। अगर ऐसी बात होती तो कांग्रेस पार्टी नहीं बनता है, बीजेपी नहीं बनती। सारे लोग बस ऐसे ही आंदोलन करते रहते हैं। एक स्टैंड चाहिए मैडम, इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी को बनाया है। जब खतियानधारी खुद ही इस पार्टी को निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप में एक खतियानी लड़ेंगे, अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे, और आने वाले दिनों में ये दिखेगा मैम। गीताश्री उरांव जी से जब हम लोगों ने बात की तो उनका कहना है कि पार्टी बनाई गई लेकिन उन्हें बिना बताए। जिस वक्त पार्टी बनी उस समय वहाँ पे सूर्य सिंह बेसरा जी भी नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था। केवल एक मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पे पार्टी बनी, तो उन्हें अंधेरे में रखा गया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है। अब आपके सामने बोल दे रही हैं गीता मैडम, तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बेसरा जी नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन एक एक चीज़ों पर चर्चाएँ हुई थी। कोई 2 मिनट 4 मिनट रही, घंटों हुई थी, और वो सारी चीज़ों को जानती कोई अनभिज्ञ नहीं थी। और अगर वैसी होती बात तो जब ये निर्णय हो रहा था उस समय उठकर क्यों नहीं चली जाती, अब बताइए। तो हालांकि कह रही हैं मैम, अब जो भी उनकी मजबूरी है या फिर जो भी उनकी अपनी इच्छा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हर एक विषय वस्तुओं से वो वाकिफ़ थी, अनभिज्ञ नहीं थी। ये मेरा ही नहीं, तमाम उस दिन जितने भी उपस्थित लोग थे सबों का मानना है।
और चूँकि मैं पर्सनली उन्हें सारी चीज़ों को बताया था, तो अब खैर कह रही हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें हम ज़्यादा उन्हें कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। हम यही कहेंगे कि गीता मैम जहाँ भी रहें खुश रहें और बेहतर तरीके से लड़ाई को लड़ें और लड़कर चरम तक पहुंचाने का काम करें हमारा जो आंदोलन है, ताकि आने वाले दिनों में एक एक खतियानधारियों के साथ न्याय हो सके। पार्टी के मदद से किस प्रकार से आप लोग झारखंड के खतियानधारियों को जो है न्याय दिलवाइएगा? आने वाले दिन दिखेंगे मैम, हम लोग ज़रूर बेहतर तरीके से लड़ेंगे और अपनी जो हक हुकूक की बात हम करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात करते हैं, तो हमारा तो बस एकमात्र यही मकसद है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, ताकि हमारे एक एक बच्चों के हाथों में रोज़गार हो। अब ऐसा हमें ये नहीं चाहिए कि मैम हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हमारे ग्रेजुएट हैं, एमएससी किए हुए लोग हैं, वो लोग कल के डेट में मुर्गी पालन करें या फिर अंडा बेचें जैसा कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। तो हमारी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खतियानधारियों को कैसे मजबूती मिले, कैसे अपने पैरों पर खड़े हो, कैसे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, कैसे मान सम्मान के साथ वो जिए, कैसे उनके बदौलत, हमारे खतियानधारियों के बदौलत हमारा जो झारखंड है हमारी प्रसिद्धि पाए और झारखंड को नंबर 1 में गिना जाए पूरे हिंदुस्तान के तमाम स्टेटों में। तो ये हमारी मंशा है और आने वाले दिनों में हमारे देखिएगा, आने वाले दिन भले ही इन 21 सालों में हमें मान सम्मान नहीं मिला, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिले, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे एक एक बच्चे हमारे पियून भी बनेंगे, हमारे बच्चे वही टीचर भी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी भी बनेंगे, आने वाले दिन विभाग के सचिव भी बनेंगे। और इन्हीं तमाम खतियानधारियों के बदौलत ये हमारा झारखंड कल को संचालित होगा। ये हमारा अंदरूनी विश्वास है और इस विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें जिस किसी से भी टकरानी पड़े, अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम बिल्कुल टकराएंगे, चाहे एक हमारा झारखंड का ही साधारण सा व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर बाहरी व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हम लोग टकराएंगे। लगातार हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री जो बार बार फैसला ले रहे हैं उसको लेकर के पूरे झारखंड वासी उनसे निराश हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने विधानसभा में ऐसी दलीलें भी दी कि हमने नौकरी की बात नहीं की थी, नियुक्ति की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की थी। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर 1932 का जो है वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन सकती है, हाई कोर्ट पे बात आ जाएगी। तो क्या लगता है कि जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये सब लिखा था तो क्या उन्होंने सोचा नहीं था ये? बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री और गलत तरीके से हमारे यहाँ पर नीति नियम बना रहे हैं मैम। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बयानबाजी अगर बाहर कर लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन आप जो ये नियम और कानून बनाना शुरू कर दिए हैं, नियुक्ति अगर लेनी है तो पहले नीति बनानी चाहिए और उससे पहले ये नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। अभी देखेंगे आप, मानव संसाधन विकास विभाग जो है नियुक्तियां निकाल रहा है, जिसमें कि शिक्षकों की बहाली की बात कर रहे हैं। तो ये सब उचित नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने ये जो कहा कि खतियान आधारित अगर नियोजन नीति बनेगी तो मामला कोर्ट में फंसेगा, तो ये गलत बात है। और आप जानते हैं कि ये सबसे बड़े सदन में ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, और सबसे बड़ा सदन में आप जो कुछ कहती हैं तो वो तमाम चीज़ें कलमबद्ध होती हैं। तो ये गलत है। और मुख्यमंत्री जी अपने जो भी चुनावी वादे थे, हम तो कहेंगे वादे क्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय ही हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, खतियानियों को कैसे न्याय मिले। और उनके ये संविधान में भी है, इस बात का जिक्र है, उसके संविधान में लिखे हुए हैं कि 32 से जो लोग हमारे इस झारखंड प्रदेश में रह रहे हैं तमाम लोगों को हम नौकरियों में नियोजित कराएंगे। कोई 80-90% की बात वो नहीं कहती उनके संविधान, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान है उसमें वो कहते हैं कि हम 100% नियोजित कराएंगे। तो आज वो अपने ही संविधान, अपने पार्टी के संविधान को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वो जो चुनावी उनका जो एजेंडा था, एक नहीं कम से कम सैकड़ों सभाओं में उनके जरिए कहा गया है, बातों को रखा गया है कि हमारी जब सरकार बनेगी खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। तो ये सारे चीज़ें आज वो नहीं कर रहे हैं, अपने ही कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं और अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो गलत बयानबाजी करते हैं वो काफ़ी गलत है। एक एक जनभावना को ठेस पहुंच रही है, एक एक व्यक्ति मरमाहत है और तकलीफ
में है, पीड़ा में है कि आखिर हम लोगों ने किस पर विश्वास किया, किस पर भरोसा करके हमने इन्हें चुनने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा चूँकि हार्ट को टच करने वाली पार्टी है, जो भी यहाँ के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये हमारे यहाँ की स्थानीय पार्टी है। शिबू सोरेन जी ने काफ़ी आंदोलन किया है झारखंड प्रदेश के लिए, और लोगों का एक मानना था कि शिबू सोरेन जी के ये लड़के हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, बेहतर झारखंड बनाएंगे, एक एक हाथों को रोज़गार देंगे, एक से एक बढ़कर नीति लाएंगे। परंतु ठीक उनके विपरीत ये काम कर रहे हैं, और इसी का कारण ये है, इसी का नतीजा भी है कि मैंने अपनी जिसे मैं दिल से चाहता था, जिस पार्टी को, उस पार्टी को मैंने छोड़ने का काम किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का काम किया। और आज चूँकि आप देखती होंगी कि कैसे हमारे यहाँ पर जितनी भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, या फिर राजद की बात कर लें, या कांग्रेस की बात करें, सबों ने हमें छलने का काम किया, ठगने का काम किया है। तो इसीलिए हमारे खतियानियों ने ये आवश्यकता महसूस की कि हमारी खुद की पार्टी होनी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ खतियानी की बात करे, झारखंडी की बात करे, कैसे हमारा झारखंड समृद्धि की मार्ग पर आगे बढ़े, कैसे विकास के मार्ग पर चले नहीं दौड़े, उसकी बात करें। तो इसलिए खतियानियों ने इस पार्टी को बनाया है। तो निश्चित तौर पर अभी जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे जिस लड़ाई के लिए जाने जाते हैं हमारे गुरुजी विनोद बाबू, निर्मल महतो, बिरसा भगवान, सिद्धू कानू, चांद भैरव। ऐसे उनके ही संघर्ष के रास्ते में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और बेहतर झारखंड आपको देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा। और उस दिन हमें खुशी मिलेगी कि हमने झारखंड के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, हमारे बीच में नहीं हैं, उनके सपनों को मैंने पूरा किया, हमारे झारखंडियों ने पूरा किया। सर, आपसे अंतिम सवाल है मेरा कि किस प्रकार से अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आंदोलन है, जो लड़ाई है वो धीमी हो गई है, तो किस प्रकार से सब लोग मिल करके इसे फिर से एक नई आग में जलाएंगे और झारखंडियों को जो है एकजुट करके खतियान आधारित के लिए लड़ने के लिए कहेंगे? धीमे नहीं है मैम, आप जानते हैं मैग्मा, आप समझती हैं मैग्मा जो होता है हमारे पृथ्वी के अंदर में, जो कि गर्म काफ़ी तरल पदार्थ जो होते हैं, अचानक कभी आप देखेंगे कि कहीं किसी जगह पर विस्फोट होता है, सारे जो लावा और राख हैं, मैग्मा, वो जो निकल कर बाहर आते हैं और पहाड़ बनता है। तो अंदर में इसी तरीके से आज चल रहा है, और अंडर करंट काफ़ी है। आने वाले दिनों में देखिएगा अचानक ज्वालामुखी फटेगा, और तमाम ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं हमारी झारखंड को विकास मार्ग पर बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, या फिर तमाम ऐसे लोग जो हमारे खतियानियों के सपनों को आज चूर चूर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग उसी में समाहित हो जाएंगे। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार आंदोलन उग्र होने के रूप में आएगा? बिल्कुल, हर तरीके के आंदोलन अख्तियार करेंगे, चूँकि मरता क्या नहीं करता। आज हमें जो हमारा अधिकार मिलना चाहिए, बताइए, ये झारखंड हमारे लिए बना है, खतियानियों के लिए बना है, और आज भी अगर वही पहली वाली स्थिति रहेगी जैसा बिहार में था, तो फिर किस बात का झारखंड, कैसा झारखंड? इसलिए आने वाले दिनों में बेहतर दिखेगा, और इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और लड़ाई का जो भी प्रारूप होगा वो बनेगा और दिखेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हर एक को इसी बात का तकलीफ़ है कि इन 21 सालों में झारखंड बने हमारे 21 साल हो गए, लेकिन 21 सालों में मैम हमारे किसी भी दल ने, किसी भी बड़े नेता ने, चाहे हम बाबूलाल जी की बात करें, अर्जुन मुंडा जी की बात करें, रघुवर जी की बात करें, सुदेश जी की बात करें, या फिर अभी वर्तमान समय में हेमंत जी की बात कर लें, किसी भी बड़े नेता ने या फिर किसी भी बड़े दल ने ये आवश्यकता महसूस नहीं की कि हमारे झारखंडियों को झारखंडी कहलाने का हम आधार दें, और यहाँ के जो झारखंडी खतियानधारी हैं उनके साथ हम न्याय करें, उनको हम रोज़गार दें। आप समझ सकते हैं इन 21 सालों में जितने हमें रोज़गार मिलने चाहिए थे, आज कहीं ना कहीं सारे रोज़गार के अवसर बाहर के लोगों के लिए खोल दिए गए, बाहरी लोग आ गए। और अगर कोई भी व्यक्ति एक बार
अगर किसी नौकरी में जुड़ जाता है तो आप समझिए कि अगर उसकी उम्र 25 साल की रही होती है तो 60 साल में व्यक्ति रिटायर करता है, मतलब 30 से 35 साल उस जगह को वो कैप्चर कर लेता है। तो आज स्थिति वही है। इन 21 सालों में सारे बाहर के लोग आ गए हैं और वो खुद ही नहीं आते हैं, जो उनके साथ में उनके रिश्तेदार हैं वो लोग भी आते हैं। और ये झारखंड का तो इतना बेहतर आबो हवा है, इतना बढ़िया वातावरण है, इतनी शांति है कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक बार आ जाता है वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता है। वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ ज़मीनें खरीदते हैं, घर बनाते हैं, उनके बच्चे फिर से नौकरी में बहाल होना चाहते हैं, फिर उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग आके यहाँ पर घर बना लेते हैं, वो लोग रहते हैं और उनका एक अपना कुनबा यहाँ पर बसता चला जाता है। और हम ज़मीन के मालिक अपनी ही ज़मीनों पर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से जो कि ठगे जाते हैं, उसी के घर में हम गिलास बर्तन धोने का काम करते हैं। हमारी माएँ उसी के घर में, हमारी बहनें उसी के घर में झाड़ू पोछा मारती है। तो ये सब स्थिति है, काफ़ी तकलीफ़देह है। तकलीफ़ लगता है कि इन 21 सालों में हमने कुछ नहीं पाया सिवाय झारखंड राज्य के, परंतु हमारे झारखंड राज्य कहलाने से हमें कुछ नहीं मिल जाता है जब तक कि हमारे झारखंडियों को न्याय नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, पहचान नहीं मिले, हाथों को रोज़गार नहीं मिले। और आप देखेंगे कि हमारा जो विकास का दर है मात्र आज 8% है, जबकि तेलंगाना 2014 में नया स्टेट बना, वहाँ विकास की दर है 16%। अब ये बताइए कि हमारा जो विकास का दर हमारा होना चाहिए 50 अबव, 60 अबव जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचुर संसाधन है, सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ हैं, हमारे धरती में समाहित है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा गरीब हम व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, मतलब धनी राज्य के गरीब व्यक्ति हम लोग हैं। तो ये काफ़ी तकलीफ़देह है। जहाँ नंबर 1 हमें आज होना चाहिए था, आज हम सबसे निचले पायदान पर हैं। तो ये तकलीफ़देह है और इसको लेकर ही हमारी पार्टी का उदय हुआ है और एक एक खतियानी इसे सींचने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में एक एक खतियानदारियों को न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हम ये उम्मीद जाहिर करते हैं। धन्यवाद सर। अभी हम लोगों ने बात की पूर्व विधायक, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी से, जिनका कहना है कि आने वाले समय में हर एक खतियानधारियों को न्याय मिलेगा और सब अपने अपने हक को लड़ेंगे। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें मातृभूमि न्यूज़। आज के वर्कशॉप के बारे में ब्रीफ। हम लोग सेंट्रली झारखंड समन्वय समिति के बैनर तले यहाँ रांची स्थित नामकुम बगीचा सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है, लीडरशिप वर्कशॉप। और ये लीडरशिप झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में शुरू हुई और कल इसका शुभारंभ हुआ है। कल का एजेंडा पे हम लोग फोकस किए भाषा पे, कि जिस खतियानी आंदोलन का शुरुआत का पृष्ठभूमि कोयलांचल, धनबाद, बोकारो से शुरू होता है और भोजपुरी भाषा के विरोध, मगही भाषा का विरोध, उसमें निष्कर्ष में हम लोगों ने चिंतन मंथन में पाया कि हमारी नौजवानों की आवाज़, नौजवानों की जो ताकत से जो कोयलांचल में आंदोलन उठी, उसका अंततगतवा परिणाम सामने आया कि खतियानी लड़ाई, भाषा की लड़ाई में हमारी पहली पड़ाव की जीत हुई है और सरकार को बाध्य होके ये उनको रद्द करना पड़ा। लेकिन आंशिक सफलता हम लोगों को मिली है कि भोजपुरी भाषा को रद्द करना पड़ा और मगही भाषा को, ये आंशिक सफलता हमारी हुई। अभी भी पूर्ण रूप से जो अतिक्रमण भाषा है उसको हटाने में या खतियानी आधार पर जो स्थानीय नीति निर्धारित करना है, उस लड़ाई जारी है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया, सरकार की नीयत, सरकार की नीति स्पष्ट कर दिया है कि 1932 के आधार पर ना तो कोई नियोजन नीति बनाने चाह रहे हैं
या खतियान के आधार पर। हम लोगों ने इस पर परिचर्चा किए, दिन भर कल किए। पहला तो ये हुई है कि भाषा शास्त्रियों ने कल योगदान दिए। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत या श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय या कोल्हान विश्वविद्यालय के जो लोग भी हैं, 9 भाषा के विद्वान भाषा शास्त्री कल उपस्थित हुए, उनका चिंतन मंथन हुआ। कल एक चीज उपलब्धि हुई है रूप में सूर्य सिंह बेसरा मई हुए और 9 भाषा विभाग के शिक्षाविदों को संयोजक मंडली में रखा गया है और आगामी 28 जून को जो जनजातीय एवं भाषा विभाग में 1 दिवसीय वहाँ सेमिनार होगी और ये कोशिश हो रहा है कि KG to PG झारखंडी भाषा की रूपरेखा तैयार होगा, सिलेबस कैसे होगा, ये बड़ी कल की चिंतन मंथन में फैसला हुआ। और साथ साथ कल ये स्थानीय खतियान के आधार पर जो आंदोलन की बात हुई है, इसमें हम लोग काफ़ी निष्कर्ष में आ गए हैं कि जो 1932 का नाम चला है, स्लोगन चला है 1932 का, कोई जर्सी बना के, कोई पीठ में छाती में लिख के, कोई हेयर स्टाइल में भी लिखना शुरू किया। इवन शादी के कार्ड में, विवाह शादी का कार्ड में भी 1932 का छपना शुरू कर दिया। उसमें हम लोगों ने कहा सचमुच में जो 1911 से लेके कहीं गिरिडीह में, कहीं बोका ये में, हजारीबाग में 1911 में शुरू होता है और कहीं 1932 में अंतिम सर्वे सेटलमेंट होता है। हमारे सिंहभूम में 64 में फाइनल हुआ है, क्योंकि एक सिंहभूम को 3 जिला हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और खरसवां सरायकेला जिला। अगर हम 32 का बात करते हैं तो हमारे पूरे कोल्हान प्रमंडल 32 आंदोलन में शरीक नहीं दिखते हैं। काहे? वहाँ का 32 का खतियान ही नहीं। उसके बाद अलग अलग जिलों में तो हम लोगों ने विशेषज्ञों से राय लिया, अधिवक्ताओं से, हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुभवी लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे बातों को हम लोग निष्कर्ष करें। तो कल मोटा मोटी सहमति आ गया है कि अब हम लोग 32 का खतियान पे जोर नहीं देके हम लोग कहेंगे खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय हो। उसके लिए आज कमेटी बनेगी। आज सर ये भी अर्थ हुआ ना, जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में इसी बात को कहा था कि अगर हम 1932 इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, यानी आप उस पर हामी भरते हैं। 1932 का रट लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उसकी आवाज़ बुलंद करने की जरूरत है, ना कि 1932 की जिद करने की। नहीं, हम लोग उनके आवाज पे, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हामी नहीं भर रहे हैं। हम उनके एटीट्यूड पे, उनकी सोच पे हम लोग सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी जो मॉडल बनेगा वो हमने कहा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1932 एक कट ऑफ ईयर नहीं होना चाहिए कि 1932 ही पूरे झारखंड में लागू, क्योंकि वो हमारे खतियानी लोगों में मतभेद है। व्यवहारिक बात है, जो तथ्यों के आधार पर जो तर्क दे रहे हैं हम लोग कि सभी जिला 1932 के दायरे में नहीं आ पाते हैं। हमने कहा कि कहीं 1911 है, कहीं 1932 है, कहीं 1964 है, उसके बाद में भी है। तो हम लोग खतियान को आधार मानेंगे। तो ये किस तरह होगा? तो ये मॉडलिटी बनेगा। तो आज इनकी कमेटी बनेगी। क्या बनेगी कि स्थानीय नीति की प्रारूप समिति बनेगी। उसका क्या स्वरूप होगा, कमेटी चिंतन मंथन जारी है, वो बनाएंगे। तो कल का चिंतन मंथन में 2 ही चीज आया है कि एक आया है कि भाषा साहित्य अकादमी, झारखंड साहित्य अकादमी बन गया और उसका कमेटी बन गई है और उसका सेमिनार का भी तिथि निर्धारण हो गया। हमने कहा कि 28 जून को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में तय हो चुका है, रांची में होगी। एक तो हो गया भाषा पे, 9 भाषा का कैसे KG to PG बनेगा सिलेबस, रूपरेखा, और खतियान के आधार पर वो 32-64 नहीं करके हम लोग एक कॉमन बात को ढूंढ के निकाला, निष्कर्ष पे आया कि खतियान आधार होगा। उसके साथ और नागालैंड का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, आंध्र प्रदेश का, जो अलग अलग राज्यों की बात। तो अभी आज जो जारी है 2024 में विकल्प की राजनीति क्या होगी, ये चर्चाएं जारी है। तो अभी तक इतना ही है, बाकी बातें मैडम। पिछले दिनों में आपसे भी बात हो रही थी, कर्मा उरांव जी ने कहा कि ये जो हम लोग आंदोलनकारी कहते हैं कि हम विकल्प की राजनीति देंगे, थर्ड फ्रंट आप लोग भी कहते हैं, तीसरा मोर्चा होगा, उन्होंने कहा ये इम्प्रैक्टिकल बात है। क्या इससे सहमत नहीं करना? हमको लगता है कि अभी भी नाना मुनि नाना मत जो है, और चीज उसके बाद बोला है नाना, मैंने
क्या बोलते हैं कि बहुत सारे मुनि जो होगा तो मठ उजड़ जाता है, क्या बोलता है डायलॉग है कुछ, है ना। Many cooks spoil. कह रहे हैं कि हम झारखंड में जो घिसा पिटा वही ढाक के वही तीन पात थाली के चट्टे बट्टे, बीजेपी सत्ता में आया, कभी अकेले आए और कभी जेएमएम अकेले आए, कभी कांग्रेस के मिली जुली, कभी बीजेपी जेएमएम मिली जुली, माने एक ही ढाक के तीन पात हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कौन पक्ष और कौन विपक्ष ये बिल्कुल पता नहीं चला। हम लोग जो विकल्प की राजनीति के बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं, इसमें टोटली मॉडलिटी चेंज करने की बात अभी अभी जो बात आई निष्कर्ष में आ रही है, सहमति मोटा मोटी बन गया है कि 2024 में क्यों ना एक नया मॉडल किया जाए कि हम लोगों को जो है ग्राम सभा जो है पेशा कानून के तहत हम ग्राम गणराज्य का स्थापना करें और गांव की सरकार बनाएं, क्योंकि अभी तक गांव सरकार को एक कौड़ी नहीं आया। और हम लोगों ने अभी बजट पे बात किया कि 1 लाख करोड़ का बजट सालाना झारखंड सरकार की है और 32,000 गांव हैं झारखंड में। अगर एक रेवेन्यू गांव को अगर हम लोग 1 लाख रुपया अगर बांटेंगे, एक गांव में जाएगा तो सालाना 3 करोड़ रुपया एक गांव को आ रहा है। तो 3 करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ का स्टेट का बजट का अगर प्रत्येक गांव को रेवेन्यू विलेज को हम लोग देंगे तो उसका कैलकुलेट करके निकाला हम लोगों ने, लड़का लोग निकाला, बहुत माहिर लड़का लोग है आजकल नेट इंटरनेट में काफ़ी तेज लड़का। इस तेज चैनल को ही आगे हम लोग आने वाला दिन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2024 में। इन लोगों ने निकाला लगभग 3 करोड़ एक गांव में बजट आएगा। तो एक गांव में अगर 3 करोड़ रुपया जाएगा तो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने चर्चा में लाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क। तो जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं विकास का, ये इसेंशियल है, अति आवश्यक है। विकास का ये 5 पायदान है जो इसेंशियल आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क। ये 5 मुद्दों को लेके गांव का स्वरूप बदल सकता है, तस्वीर बदल सकता है। और 5 साल में 15 करोड़ रुपया अगर गांव में आता है तो 5 को बेरोजगारी दूर होगी, स्वरोजगार मिलेंगे, एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए और हॉस्पिटल, एजुकेशन, बिजली फ्री हो जाएगा। तो ये तमाम मॉडल, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, केवल एक घिसा पिटा मुद्दा वही डरना पे राजनीति झारखंड में नहीं होना चाहिए। घिसा पिटा जेएमएम को बोलना चाह रहे हैं, जेएमएम है, बीजेपी है, सब मिली जुली है, इन लोग सब मिली भगत है। मैंने अभी तक जो है प्रोजेक्ट जो बनना चाहिए, जो ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, आज तक नहीं बनाया। जैसे हम लोगों ने बोला कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में ये बन गया मॉडल ग्राम सभा का, पेशा कानून का मॉडल तैयार करके पास हो गया, एक्ट बन गया। झारखंड में बना नहीं, तो अब इसके लिए भी कमेटी बनेगी कि पेशा कानून का मॉडलिटी क्या बनेगा, इशारे नीति का कमेटी बनेगा, नियोजन नीति का कमेटी बनेगा। ये तमाम चीज का नया मॉडल आने वाला है। भाषा नीति क्या बनेगा, विस्थापन नीति क्या बने, ये बना ही नहीं है। तो हम लोग अभी एक प्रस्ताव आ रहा है कि झारखंड एडवाइजरी काउंसिल भी बनाएंगे। जितने रिटायर जज है, रिटायर IAS IPS विद्वान, उनका दिमाग को, उनका ब्रेन को है, उनको हम लोग इस्तेमाल मतलब इसमें लगाएंगे। बहुत सारे IAS IPS हमारे लोग हैं, वो उसमें लाएंगे एडवाइजरी के रूप में। झारखंड सरकार का TSC बना, एक कामगार नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, केवल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से नहीं चलेगा। आदिवासी, मूलवासी, माइनॉरिटी, ST SC OBC माइनॉरिटी, ये जो 4 समुदाय बेसिस है, इसके बीच में मतभेद पैदा करने का कोशिश कर रहा है। खासकर बीजेपी तो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करता है, हम लोग चाहते हैं सेकुलर कॉन्सेप्ट बने। ST SC OBC माइनॉरिटी, ये लोकतंत्र का चारों खंभा ये मजबूत करना पड़ेगा, भेदभाव ना आ जाए। तो इसके लिए हम लोग नया स्वरूप बनाने चाह रहे हैं। क्योंकि अभी जब जो बातें हुई वो समझ में आया कि आप लोग ड्राफ्टिंग के लेवल पर बहुत कुछ काम करने वाले हैं एकदम। मगर क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कोयलांचल में जिस तरह जयराम महतो और देवेंद्र महतो और इमाम साहब के लोग किस तरह से आंदोलन किया, उसका किस तरह से फलाफल भी निकला। या सड़क पर उतर कर काम करने की जरूरत है। अभी हम लोग देख रहे हैं सड़क पे उतर गया, मैसेज भी चला गया। और जैसे आपने कहा एक व्यक्ति का नाम है, किसी भी एक व्यक्ति को फोकस करने का हम लोगों की नहीं है विचार आया है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट होगा सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व। माने झारखंड का जो है ना, जैसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा का एक तो बहुत बड़ा चीज है, एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी। यानी हमारी सामूहिकता पर आधारित झारखंडी जीवन शैली है।
यहाँ के आदिवासी मूलवासी ग्राम सभा गांव में रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहे कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी हम लोग एक व्यक्ति नेता नेतृत्व करेगा ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। ये विचार मंथन में आया। अभी लड़का लोग नौजवान लोग आया है कि वो आगे निकल गया, वो कोई आदमी भाषण देता होगा, कोई आदमी तेज तर्रार होगा, लेकिन उसको तरजीह नहीं देना है। सामूहिक रूप में जो चिंतन होगा हम लोग एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे। क्या सर फिर यही वजह है कि तमाम जो आंदोलनकारी है एक मंच पर नहीं आ रहे? खासकर जयराम की ही बात हम कर सकते हैं कि जयराम जो सुर्खियों में है और लोगों में मास में कहीं ना कहीं पकड़ नजर आती है उनकी ज़ाहिरी तौर पर। तो अगर एक व्यक्ति का आप नाम नहीं लेते तो क्या ये बताने की कोशिश है कि उनका एक्सेप्टेंस नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहना है कि जयराम महतो सरीके और भी ऐसे नौजवान हैं हमारे यहाँ पे। ये देव कुमार धान जी हैं, यहाँ हमारे इमाम सफ़ी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आया है, हमारे जिला से लोग हैं। हमारा कहना है कि इस तमाम आंदोलन में यानी हमारी जो वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोचा, यहाँ एक व्यक्ति को फोकस करके, एक आदमी को चैंपियन करके ये काम पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ पे आदिवासी है, मूलवासी है, कुर्मी समाज है तो संथाल समाज में लाना है, मुंडा समाज में लाना है, उरांव समाज से लाना है, हो समाज से लाना है, दलित समाज से लाना है, और हमारा बैनर भी सेंट्रली बन गया झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति। दूसरी बात है, हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कल अंतिम रूप में कि हमारा टारगेट ये है कि मान लीजिए एक गांव में अगर एवरेज 10 लड़का और 10 लड़की को हम मेंबर बनाते हैं, सक्रिय मेंबर, तो 32,000 गांव का हमारा आंकड़ा, करीब करीब हमारा 6 लाख हमारा मेंबर बन जा रहे हैं। तो हमारा कोष का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम 100 रुपया का शुल्क लिया जाएगा महीना में। तो पर महीना अगर एक मेंबर 100 रुपया देते हैं और 6 लाख मेंबर बनाते हैं, तो जब तक कैडर बेस्ड संगठन नहीं बनेगा कोई आंदोलन टिकेगा नहीं। और एक व्यक्ति जहाँ बन जाता है, कोई भी आदमी हो, हम लोग कहना है जो भी आज जरूरत नौजवान को सामने लाना है और नौजवान को सबको लेके चलना होगा। अनुभवी हमारे मंत्री महोदया है, मैं अनुभवी हूँ झारखंड राज्य निर्माण में, ऐसे और भी विद्वान है। हम लोग चाहते हैं नया नौजवान को उनको आगे बढ़ाना होगा, नया टीम तैयार करना होगा, और उसमें अगर ये सामूहिक भावना को लेके ना चलेगा, वैचारिक समन्वय स्थापित नहीं होगा हमारे बीच में, तो ये तो नहीं टिकेगा। इसीलिए सामूहिकता को हम लोग जोर दे रहे हैं। अभी तक जो बातें आई बहुत रचनात्मक लगी और बहुत ही लगा कि हाँ कुछ एक दिशा में काम होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जो आंदोलन का फलाफल है वो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? भाषाई आंदोलन हो, खतियान आधारित आंदोलन हो, या जो आंदोलनकारी छात्र सबको बोलते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो 21 वर्ष में जिस तरह के भी मतलब जो अन्याय हुआ, अनदेखी हुई हमारे अपने अधिकारों को लेके, उसको लेके 2021 की मतलब शुरुआत से ही इसका आगाज़ हो चुका, और जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो धनबाद बोकारो से हुआ, उसकी आग जो है अब हर प्रमंडल में लग चुकी है। तो जन जागरण तो हमारा चल रहा है, मगर ठोस जो नीति जो बनानी है कि किस तरह से हम लोगों को आगे चलना है, क्या हमारा अपना विजन है कि आगे किस तरह से राज्य का निर्माण, नव निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं, झारखंड समन्वय समिति के द्वारा जब बात होती है, तो उसका खाका भी तो तैयार करना होगा आपको। तो वही हम लोग बैठ के इस पे सारे जो चीज़ों पे जो मुद्दे हैं हमारे, खतियान आधारित जो हमारा स्थानीय नीति हो, अभी तक जो जेएमएम के द्वारा ही 1932 का खतियान का जो नारा दे दिया गया था, मैनिफेस्टो में डाला गया था, उसकी अनदेखी कर दी गई। मगर हकीकत ये है कि जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग जगह पे जो है खतियान का काम हुआ है, तो इसलिए कोई एक कट ऑफ डेट तो आप डाल ही नहीं सकते हैं। इसी को समझते हुए जो है अब हम लोग जो है खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं। स्थानीय नीति होगा, नियोजन नीति होगा और भाषा नीति, ये सारी चीज़ों को लेके हम सब चल रहे हैं। और क्योंकि झारखंड जो एक खनिज पदार्थ संपन्न, एक जो कहते हैं 40% जो है हमारे ही यहाँ से जो हर तरीके के मतलब बेशकीमती जो खनिज हैं, जैसे यूरेनियम है, हीरा भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, पन्ना भी मिल रहा है, तांबा भी मिल रहा है, कोयला और आपका ये आपका क्या बोलते हैं आयरन का भी है,
सारी चीज़ें, इसके अलावा बॉक्साइट और अनगिनत ऐसे जो हमारे 16 तरीके के हैं, इन सब चीज़ों का दोहन तो हुआ, मगर जो उससे जिस तरह का मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियों ने आके कमाया, क्या उसके राजस्व की प्राप्ति हमारे सरकारी खजाने को हुई? क्या नहीं हुई, निश्चित रूप से नहीं हुई। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी, इस दोहन के बाद भी ना यहाँ के लोकल लोगों को इसमें सहभागिता मिली, ना ही राज्य की उन्नति में कहीं से भी उसका जो है समावेश हुआ, उस राजस्व की प्राप्ति का। इतने सालों में, 21 वर्षों में तो जो अगर सरकारी खजाने में राजस्व सही तरीके से गया होता ना, निजी जेबों के अलावा, तो निश्चित रूप से इतने वर्षों में ये राज्य आत्मनिर्भर बन गया होता। इतना कुछ है हमारे पास में। तो यही सब चीज़ों को समझते हुए कि किस तरह से इन सारी चीज़ों का जो दोहन, जो आती जाती सरकारों ने, जिसमें मुख्य रूप से जो राजनीतिक पार्टियां रहीं, जिसमें से 2 आपके जो नेशनल लेवल की रहीं, कांग्रेस बीजेपी, और जो साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पे जो है आपका जेएमएम आजसू, इन्होंने मिला जुला के जो आपस में गठबंधन में सरकार तो बनाई, बहुत बड़े वादे भी किए, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, मगर सब कमीशन का खेल बहुत चला है इस राज्य में। और जो है लोग लगातार हाशिए पे रहे। क्वालिटी एजुकेशन की कभी बात ही नहीं रही, ना उस पर व्यवस्था देने की बात ही नहीं रही, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा यूएन ने भी ये घोषित किया हुआ है अपने चार्टर में कि हर एक बच्चे को अपने मातृभाषा में पढ़ने लिखने बोलने का उसको अधिकार है, जो उसको बिल्कुल शुरुआती दौर से, जो बिल्कुल आपका केजी से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। क्या इस पे कभी ध्यान दिया सरकार ने? कोई काम नहीं हुआ। 2014 में ये भले ही इसको हम लोगों ने टीएससी की बैठक में इसको पारित जरूर करवाया, मगर आज तक अगर देखा जाए हकीकत में तो पद सृजन के नाम पे तो एक लिस्ट अच्छी खासी फहरिस्त बना दी गई है, मगर नियुक्तियां कहाँ हो रही हैं उस हिसाब से। तो हमारे जो हाँ और यहाँ के संसाधनों का दोहन किया, बिल्कुल, वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, क्या इसी पद पर आगे बढ़ रही है, इसी रास्ते पर? निश्चित रूप से जो वायदे किए मैनिफेस्टो में, जो स्थानीय नीति बनाने की, जो मौलिक रूप से संवैधानिक रूप से हमारा एक अधिकार बनता है, एक राज्य का गठन होता है, तो उसका स्वाभाविक रूप से वहाँ स्थानीय नीति होनी चाहिए थी। और बिहार से कट के अलग हुआ है झारखंड, तो जब वहाँ पर 1982 में जो वहाँ पर जिला स्तर जो आपका जो खतियान का जो सर्वे होना था, और उसके आधार पे ही जो खतियान की बातें आई, तो वही तो हम लोग यहाँ पर भी उसी बात को लागू करने की बात थी, मगर उसको बेवजह जो है कोर्ट में स्टे करवा दिया गया। और आज तक उसके बाद जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हाथ नहीं लगाने की कोशिश की इसमें, जबकि सरकार अगर इसके प्रति गंभीर होती तो सुप्रीम कोर्ट से लड़के इसको लागू करवा सकती थी, मगर नहीं, इसको एक मात्र मुद्दा बनाया गया। और 2019 में भी हेमंत सोरेन जी ने भी इसको मैनिफेस्टो का अपना अंग तो बनाया, मगर लागू नहीं किया। कोरोना का तो सिर्फ बहाना था, बाकी सारे काम होते गए, मगर ये काम नहीं हुआ। जबकि इसके लिए विशेषज्ञ चाहिए, ट्रक या बस या उसमें ट्रेन में लाने की जरूरत नहीं है लोगों को, कुछ विशेषज्ञ लोगों को लेके इनको बैठना था, और जो ये इसको मतलब मुहर लगानी चाहिए थी, जो 1985 का जो कट ऑफ रघुवर दास जी जो ने जारी किया था, उसको संशोधित करके खतियान आधारित करना था। ये नहीं करके, और ना ही नियोजन की तो बात करते हैं, नियुक्तियों की बात करते हैं, मगर जिस तरह से हमने देखा कि जो गैर झारखंडी भाषा, बिहार की वैसी बोलियां, जिनको बिहार जहां उद्गम स्थल है वहां पर इनको मान्यता नहीं है, उनको यहाँ क्षेत्रीय भाषा बना के यहाँ पर जो है सरकारी प्रक्रिया में डाल दिया गया। 10वीं और 12वीं में कि ये अपनी बोलियों में अपना जो है परीक्षा दे सकते हैं, तो खतियान की तो जरूरत ही नहीं है उनको। उनके लिए तो वही उनका सर्टिफिकेट लाइसेंस हो जाएगा यहाँ पर जिला स्तर से लेके राज्य स्तर की नौकरियों पे अपना कब्जा जमाने का। तो कहाँ व्यवस्था दे रही है सरकार? ऊपर से एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, जहाँ पर 13 आपके फुली नोटिफाइड जो है अधिसूचित जिले हैं। एक पीआईएल होता है कि उसके आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय जो है उसमें ये आदेश पारित कर देती है कि अब से जो तीसरी चौथी वर्ग की नौकरी इन जिलों में जो थी उसमें स्थानीय को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो आपने तो सारे दरवाजे जो है बाहरियों के लिए खोल दिए, झारखंडियों के लिए क्या बचा? जबकि बिहार की सरकार ये लगातार बोलती है कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हाल में ही ये घोषणा की
कि नियोजन ही नहीं, सिर्फ उन्होंने राज्य का जो भला न कर जो स्टैंड लिया वो कहीं पार्टी लाइन के खिलाफ गया है, तो आने वाले दिनों में इस बात पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके मंच को शेयर करेंगे। देखिए, उम्मीद तो उन्होंने जगाई थी, मगर वो दो तरफा बात करते हैं। वो कहते हैं पार्टी में जो हम बने रहना चाहते हैं और गुरु जी जो आदेश देंगे तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। तो गुरु जी कहाँ अभी आदेश देने के सक्षम तो है नहीं। अब लोबिन हेम्ब्रम जी जो एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सदन में बैठते हैं, जिनको नीति निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, वो किसी के आदेश का क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो उनको स्वविवेक से ही जो अपने लोगों के हित में आगे आना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। इफ और बट से जनता का, इस राज्य का भला नहीं हो सकता है। आना है तो खुल के आए, या फिर वो सरकार से सीधा संवाद करें ना, कि वो दें। चाहते तो वो कर सकते थे। और इस पूरे बजट के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कितने लोग, सिर्फ विपक्ष के लोगों ने तो इसको एक अच्छा ये मुद्दा बना दिया। जब रघुवर दास जी ने 1985 का जो कट ऑफ डेट जब निर्धारित किया, उस समय यही लोग लड्डू बांट रहे थे, बीजेपी और आजसू के लोग, और अब इसी को मुद्दा बना के वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर सिर्फ इसी तरह की ओछी राजनीति चल रही है, जिससे इस राज्य की जनता का तो कोई भला नहीं हो पा रहा है। जो पहले थी, अभी उससे संबंध आपने विषय कर दिया कांग्रेस से, उनका स्टैंड क्या लगता है इस मामले में? क्रिस्टल क्लियर है कि वो भी सत्ता की राजनीति? नहीं, देखिए, स्टैंड तो उनका बिल्कुल इसके जो आपकी बिहार की जो बोलियों को यहाँ पर जो दर्जा दिलाने का उनकी अहम भूमिका रही है। इसीलिए यही कारण बना, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी से तो मैं बहुत भावनात्मक रूप से मैं जुड़ी रही, क्योंकि मेरे पिताजी को क्रेडिट जाता है छोटा नागपुर में कांग्रेस को स्थापित करने का, और उन्होंने ही जो है बिहार में रहते हुए ही क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का उन्होंने अलग से वो किया था, ताकि अपने हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति चले। मेरी माता जी भी रही, मेरे ससुर जी भी इसमें रहे, सब ने जो है जनता के हित के लिए ही काम करने की राजनीति की। तो जब मैंने देखा कि जिस पार्टी से मेरा भी जुड़ाव हुआ और मैंने काम किया है, अपने शर्तों पे काम किया है यहाँ पर, और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे अपने फैसलों को और मेरी बातों को अहमियत देते हुए सम्मान भी दिया मुझे, मगर कुछ कारणों से जो इधर 2017 के बाद देखा कि स्वरूप जो है बड़ा तेजी से बदलता गया, और फिर अभी जो बाहर से जो लोग राजनीति यहाँ पर चमकाने के लिए आए हैं, उनका वर्चस्व बढ़ गया। और बाहर से आप लोग देख लीजिए ना, खुद ही उठा के देख लीजिए। बिरमो के विधायक हैं, आपकी जो महागामा की विधायक हैं, जो झरिया की विधायक हैं, और जो अभी तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, वो भी बोकारो, वो भी, उनका भी आप देख लीजिए तो मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं राजनीति तो चमका रहे हैं, यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मगर वकालत किन की कर रहे हैं? भारियों की, बिहारियों की। जबकि अगर आप कहीं पर भी चले गए हैं तो स्वतः रूप से आपको वहाँ की सभ्यता संस्कृति को मान सम्मान देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। आप घर में क्या बोल रहे हैं, घर आंगन में क्या कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मगर इन सब बातों को अगर आप नीति में अगर समाहित करने के लिए उसको थोपने की कोशिश कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप झारखंड की जनता के आप हितैषी नहीं हैं, आप उनके विरोध में काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारों को कुचलने का, उसका दमन, शोषण और दोहन करने का काम कर रहे हैं, और अपनी हिस्से आप ले जा रहे हैं यहाँ से सब कुछ। तो ये सारा जो है खेल यहाँ पर लगातार इतने सालों से चलता रहा। अफसोसजनक बात है, मगर बहुत हो गया। ये हमने 21 साल की जो काली रात जो झारखंड ने बिता ली, अब हम लोग सवेरा चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोगों का जो अपना संवैधानिक मौलिक रूप से जो हमारा अधिकार बनता है, बहुत कुछ दिया है संविधान ने। हमारे जो अपना जो ये झारखंड है 5वीं अनुसूची का राज्य है, हमारे लिए विशेष प्रावधान लाए गए हैं, मगर उन सब चीज़ को लागू इतने सालों में नहीं किया गया। अब हम चाहते हैं कि वो 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी यहाँ पर हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में इसको लागू किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल में ही झारखंड उच्च न्यायालय ने किस तरह के फैसले आदिवासी समाज के विरुद्ध में लेके आए हैं। क्या वहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? जहाँ से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। आपका पोखर टोली जो आपका हुंड्रू मौजा का जो मामला हुआ,
किस तरह से भुएरी पहनाई, बकास भुएरी पहनाई जमीन जो आदिवासी समाज की अपनी सामाजिक धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की जमीन है, उस पर लगातार अतिक्रमण आखिर कैसे हो रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही हो रहा है ना। यहाँ पर तंत्र जो है वो सब बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने में और स्थापित करने में लगा हुआ है, और हमारे अपने अधिकारी यहाँ हाशिए पे जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो आपने अभी देखा कि अभी 11 अप्रैल को क्या हुआ, जिस तरह से नगर निगम ने कार्रवाई की एक आदिवासी समाज के उनके ज़मीन के ऊपर, अपोलो के साथ 1 रुपये में एग्रीमेंट कर लिया। जो संस्था यहाँ पर व्यवसाय करने आ रहा है, आप सोच सकते हैं 1 रुपये में एग्रीमेंट करने का क्या मतलब है। कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है, और वहाँ पर घर तोड़ दिया गया, वहाँ पर कब्जा वहाँ पर करने के लिए चले गए हैं। जबकि ये सारी बातें स्थापित है। जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने उससे 1932 में इस ज़मीन का एक्वायर किया, तो ये स्थापित करें ना, इस बात को भी प्रमाणित करे कि रांची जो है 1932 में भी एक अनुसूचित क्षेत्र था अंग्रेजों द्वारा। 1918 और 1932 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके द्वारा रांची और इस तरह के यहाँ के जितने भी अगल बगल के क्षेत्र थे वो अनुसूचित क्षेत्र में आते थे। तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपका 1922 में बिहार म्यूनिसिपल एक्ट बना, वो लागू नहीं था। तो आखिर उन्होंने उस समय कैसे इस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया? ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और सरकार अभी चाहती, हेमंत सोरेन जी चाहते, उनके नॉलेज में ये था कि इस तरह का जो है कार्रवाई होने वाली है। वो चाहते तो हस्तक्षेप कर सकते थे, रोक सकते थे इस अन्याय को, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकार है, जो यहाँ की जनता के प्रति वो उनकी जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको वो निभाने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रही है। परिस्थितियाँ बता रही हैं, इसका एक विकल्प और एक रास्ता समाधान ये है कि आने वाले 2024 के चुनाव में थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे का विकल्प किया जाए। इसकी तैयारी आप लोग निश्चित रूप से अन्याय को हम लोग न्याय में बदलना चाहते हैं, और ये सारा जो अभी आंदोलन जिस भी मुद्दों पे खड़ा हुआ है, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो होना चाहिए खतियान आधारित, जो हमारी भाषा नीति यहाँ पर होनी चाहिए ताकि गैर झारखंडी भाषाओं या सिर्फ वैसी झारखंडी भाषाएं जो लुप्त प्राय हैं उनको ही जगह मिली, उद्योग नीति, ताकि जो दोहन हो ही रहा है तो उसका सही रूप से जो है उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो। और हम लोग ने जो है जो भाषा के लिए विशेष रूप से जो कल के जो हमारा यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हुआ, उसमें जो हमारी अपनी जो 9 झारखंडी भाषाएं हैं, हमारे यहाँ पर भाषा संबंधित जो है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पर आए हुए थे, और उसमें KG to PG जो है वो जो पढ़ाई की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये हमारे अपने लोगों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और इसको हम लोग लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिनों से जिस तरह से मुख्यमंत्री पर पत्थर लीज खान को लेकर के मुख्यमंत्री काल में बहुत घेरेबंदी हो गई है। मुख्यमंत्री और उनके जो भाई हैं बसंत वो भी कटघरे में आ गए हैं। क्या लग रहा है ये जो बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज़ करके अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करती है, वो एक नज़रिए से देखा जाए, या वाकई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कुछ गलतियां हुई हैं जिसका निराकरण ज़रूरी है? मेरे जानकारी में मीडिया के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली, और मैं जो संविधान के विशेषज्ञों के रूप में जानकारी किया, जो संविधान के आर्टिकल 191 192 में प्रावधान है कि कोई भी माननीय अगर कहीं राज्य के कोई मंत्री पद का शपथ लिया हो या केंद्र में मंत्री पद का शपथ लिया हो, वो लाभ वाली पद में वो लाभ वाली पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक लीज का मामला है, ये सीधे सीधे ये सदस्यता समाप्त करने की मामला की ओर जा रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल है। तो ये उसको विपक्ष का काम होता है कि सत्तारूढ़ को किसी भी काटघेरा में खड़ा करना, ये साबित करना, हर मोर्चे में विफल रहते हैं। वो अपना रणनीति है, उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अगर इस तरह से लाभ वाली पद का या माइनिंग लीज के नाम से जो आरोपित है और संज्ञान राज्यपाल महोदय ले लिया है, तो ऐसे परिस्थिति में हम तो सीधे संविधान के आकलन किया हूँ, मूल्यांकन करते देख रहा हूँ, उनकी सदस्यता तो खतरे में नजर आ रहा है। अगर ये साबित होता है
तब तो संविधान के अनुच्छेद 191 192 लागू होता है, तो वैसे परिस्थिति में उनकी विधायक पद चली जाएगी, सदस्यता खत्म, और सरकार तो डामाडोल अवस्था में। मैं तो ये देख रहा हूँ। तो क्या लग रहा है वाकई में मुख्यमंत्री के द्वारा आपके पास कुछ इनपुट्स हैं इस संबंध में कि मुख्यमंत्री ने वाकई कुछ गलतियां की हैं अपने मुख्यमंत्री काल में? मुख्यमंत्री के काल में जहाँ पे माइनिंग लीज के बारे में जो उजागर हुई है, तो ये हमको लगता है कि गवर्नर के कार्यालय से जो दस्तावेज मुझे मिला है, हालांकि हमारे दस्तावेज मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए लोगों की जानकारी से मिल रहा है कि दस्तावेज में तो पुख्ता सबूत है कि माइनिंग लीज उसके नाम से किया है। तो इस तरह का जो है ना, ये तो षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया है। आने वाले दिनों में पॉलिटिकल मतलब इनस्टेबिलिटी के तरफ है, अभी भी है, क्योंकि एक चीज है, सरकार जो चला रहे हैं, जिसको कहते हैं बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, दिस इज द रियल डेमोक्रेटिक नॉर्म। ये है जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार। जनता के द्वारा वोट दे के जनता के द्वारा सरकार बन जाती है, लेकिन ये सरकार कोई भी अभी तक देखा 22 वर्षों में कि जनता के लिए सरकार नहीं बनी। और जनता की सरकार है ऐसा तो नहीं लग रहा है, ये तो पार्टी की सरकार है, ये व्यक्ति विशेष की सरकार है। तो हमको लगता है कि उसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तो भ्रष्टाचार कई मामले होंगे। मैं अभी हाल फिलहाल में मैं एक तो PIL किया था 2018 में, खेल गांव से संबंधित 400 करोड़ का मामला है। मैं पिटिशनर हूँ। मैं तो ऐसा मुझे लगा था कि राजीव कुमार जी मेरा वकील है, और उनके थ्रू में हमने दस्तावेज देखा कि विधानसभा का जो निगरानी समिति, जिसमें सरजू राय जी कन्वेनर है, और जिसमें कमेटी ने अनुशंसा कर दिया निगरानी समिति को कि सीधे सीधे पदाधिकारियों पर कार्रवाई बनता है, प्रथम दृष्टया जो दोषी करार दिया जाता है तो उन पे FIR किया जाए। निगरानी विभाग ने FIR नहीं किया। अब बुक मेरे पास लग गया, तो मेरे पास बुक लगा और मैं भी मैंने याचिकाकर्ता बन गया। PIL में ही किया और अभी हाईकोर्ट ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर का कॉपी मेरे पास आ गया है। सीधे सीधे 400 करोड़ के मामले में दो खेल मंत्री, एक है सुदेश कुमार महतो, दूसरा बंधु तिर्की, और तमाम अधिकारी लोग चपेट में आ गया। तो इस तरह से हमको लगता है, मैं एक डायलॉग बोला करता हूँ, झारखंड इतना परिपूर्ण धनी खनिज संपदा का झारखंड है, इतना धनी है कि जहाँ खोदोगे वहीं खनिज, और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार।